Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all must be doing well. 6 दिसंबर से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो लोग भी सिटी इंटीमेशन को लेकर या फिर एडमिट कार्ड को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो आई थिंक कि अब आप लोगों का सिटी इंटीमेशन नहीं आएगा बल्कि डायरेक्टली एडमिट कार्ड ही रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अगर आप लोगों के आज एडमिट कार्ड नहीं आते हैं या कल तक भी आप लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, तो एनटीए की तरफ से कोई ना कोई नोटिस ज़रूर आएगा, कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आएगी, चाहे वो सिटी इंटीमेशन को लेकर हो या फिर एडमिट कार्ड को लेकर हो या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बल्कि पॉजिटिविटी के साथ अपना रिवीजन करते रहिए, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। आज की इस क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चंस आपके ईयर 2022 एंड 2023 एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे और इन क्वेश्चंस की हेल्प से हम जो भी मेजर टॉपिक्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, उन सबको कवर करेंगे। आज एज अ रिवीजन क्लास भी ले सकते हो आप लोग आज की इस क्लास को। जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो हो सकते हैं जैसे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर के बारे में जानेंगे, स्वयं के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे, टाइप्स ऑफ असेसमेंट से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए वो देखेंगे, इप्सेटिव असेसमेंट क्या होता है, एनआरटी या सीआरटी के बीच क्या डिफरेंस होता है। ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, इन सबको आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी एंड आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आप लोगों को वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करती रहती हूँ। साथ ही क्लासेस की फ्री पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और इस चैनल पर हम सारा कंटेंट बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। ईजी से ईजी लैंग्वेज में हम लोग हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाला हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द साइकिल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का क्या मतलब होता है, अनुभवात्मक अधिगम के चक्र में चरणों का सही क्रम क्या है। यहाँ पर बात हो रही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, ठीक है। और ये दिए गए हैं आपको स्टेप्स, इनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। फर्स्ट इज कंक्रीट एक्सपीरियंस, सेकंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड लास्ट इज एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो साइकिल है, ये स्टेप्स हैं, ये दिए गए थे डेविड कोल्ब के द्वारा। डेविड कोल्ब ने कहा कि सबसे पहले आप क्या करते हो कि कंक्रीट एक्सपीरियंस करते हो। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि आपको अगर बर्तन बनाना सीखना है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना आप सीखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, पहले जाकर मिट्टी के बर्तन कंक्रीट एक्सपीरियंस लोगे, ठीक है। जो बर्तन बनाने वाला है वो आपको करके दिखाएगा और आप खुद उसको करने की कोशिश करोगे। तो यानी कि पहले आपने कंक्रीट एक्सपीरियंस किया। अगर आपको बर्तन बनाना सीखना है तो आपने खुद बना कर देखे, वो क्या हुआ आपका कंक्रीट एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपने पहले एक्सपीरियंस किया, उसके बाद आपने उस पर रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट किया यानी कि आपने उस पर सोचा कि मैंने कहाँ पर गलती की, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था और क्या मैंने सही किया। तो ये आपने रिफ्लेक्ट किया, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपने रिफ्लेक्ट किया, सोचा कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया एंड आगे से मुझे क्या करना है। रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद आपने अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लिया कि अब जो है मुझे आगे से इस तरीके से करना है, गलतियों को दोहराना नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो गया। उसके बाद आप जो भी आपने सीखा है उसको नई सिचुएशन में अप्लाई करोगे। उसके बाद आप एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, बिकॉज अब जो है आप चीज़ों को सीख चुके हो। तो इसके क्या स्टेप्स होंगे, ए बी सी डी, जो ये स्टेप्स हैं बिल्कुल सही सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, कोल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल कॉन्सेप्ट डिवाइड्स द लर्निंग प्रोसेस इनटू अ साइकिल ऑफ 4 बेसिक थियोरेटिकल कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज कंक्रीट एक्सपीरियंस, पहले आप एक्सपीरियंस करोगे, देन उस पर रिफ्लेक्ट करोगे, सही और गलत को समझोगे, उसके बाद आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लोगे और उसके बाद आप नई सिचुएशन में उसको परफेक्टली इम्प्लीमेंट कर दोगे। ओके, नेक्स्ट, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी द मदर टंग, रिजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय, यानी शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए। तो ये प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था, वुड्स डिस्पैच में ये बात कही गई थी।
वर्धा स्कीम जो गांधी जी से रिलेटेड है उसमें ये बात कही गई थी, हर्टॉग कमीशन कमेटी या फिर नन ऑफ दी अबव। आपको ये बताना है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को मदर टंग में होना चाहिए, ये बात किसके द्वारा कही गई। तो यहाँ पर देखो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्धा स्कीम। ये कब आई थी? 1935 में, और ये किससे रिलेटेड थी? महात्मा गांधी जी से। और वर्धा स्कीम का दूसरा नाम क्या था? बेसिक एजुकेशन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वुड्स डिस्पैच का ईयर आपको पता होना चाहिए, हर्टॉग कमेटी का ईयर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, इन सबके ईयर्स। नेक्स्ट इज कंसीडर दी फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहता है द पर्पस ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज टू मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। एंड सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स एक्टिव एंगेजमेंट इन एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स एटसेट्रा एंड चैलेंजेस। ठीक है, अब आपको इसको हिंदी में पढ़ लीजिए आप लोग, और उसके बाद देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। आज के हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को आज ये एनालाइज करना है कि आपके सारे क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। तो ठीक से पढ़ लीजिए इसको। जैसे कि कथन 1 कहता है विभेदित निर्देश का उद्देश्य कक्षा में सभी छात्रों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना है। और स्टेटमेंट 2 कहता है पूछताछ आधारित शिक्षा में वास्तविक दुनिया के प्रश्नों, समस्याओं और चुनौतियों की खोज में छात्रों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि अलग अलग तरीके यूज़ करते हो आप पढ़ाने के। तो किस लिए यूज़ करते हो? ताकि जो बच्चों की डाइवर्स लर्निंग नीड्स हैं स्टूडेंट्स की, उनको पूरा किया जा सके। सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है उसमें स्टूडेंट्स का एक्टिव एंगेजमेंट होता है, ताकि वो सारे क्वेश्चंस को, रियल वर्ल्ड की सिचुएशंस को, क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को एक्सप्लोर कर सकें, अच्छे से जान सकें। एक्सप्लोर में हम क्या करते हैं? चीज़ों को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी यही होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा और आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स मॉरिसन्स स्टेजेस ऑफ टीचिंग। मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात की थी, आप सभी को पता है 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग की हमने बात की थी। फर्स्ट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर बात हो रही है मॉरिसन की, जिन्होंने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब आपको ये बताना है कि मॉरिसन ने जो स्टेजेस दी थी टीचिंग की अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, उसका सीक्वेंस क्या होगा। फर्स्ट इज रिसाइटेशन, पहले आप रिसाइटेशन करोगे, उसके बाद एक्सप्लोर करोगे, अन्वेषण करोगे चीज़ों का, उसके बाद आप प्रस्तुत करोगे, प्रेजेंट करोगे, देन एसिमिलेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, या फिर प्रेजेंटेशन, रिसाइटेशन, उसके बाद एक्सप्लोर करोगे, देन एसिमिलेशन, देन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, रिसाइटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन। देखो सारे ही ऑप्शंस में ऑर्गेनाइजेशन सबसे लास्ट में दिया गया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसको आपको रटना नहीं है, रटने से काम नहीं चलेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप समझते हैं कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात हो रही है। जब एक टीचर क्लासरूम में जाता है और बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है, तो सबसे पहले वो एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोरेशन में क्या आएगा? एक्सप्लोरेशन में आएगा कि टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ सकता है, उनकी जो प्रायर नॉलेज है उसको जानने की कोशिश कर सकता है कि बच्चों का लेवल क्या है, कितनी नॉलेज है बच्चों को। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? एक्सप्लोरेशन के अंदर। जब एक बार बच्चों का लेवल, उनकी अंडरस्टैंडिंग टीचर को पता चल जाएगी, उसके बाद वो जो भी कंटेंट है उसको प्रेजेंट करेगा बच्चों के सामने। उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज यूज़ की जा सकती हैं, अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए। तो वो हो गया प्रेजेंटेशन। उसके बाद आएगा रिसाइटेशन। रिसाइटेशन का मतलब होता है कि जो भी टीचर ने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है बच्चों से, वो देखने के लिए कि कितना बच्चों ने अंडरस्टैंड किया। तो वो होगा रिसाइटेशन। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या हो सकता है कि टीचर ऐसे टास्क दे सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकता है बच्चों को, ताकि वो चीज़ें जो बच्चों ने अंडरस्टैंड की हैं उनको एनालाइज कर पाएँ, उनको सिंथेसिस कर पाएँ। तो जो अपर टास्क है, मतलब जो इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे वो गहराई से समझ पाएँ उन चीज़ों को, तो वो आएगा आपका एसिमिलेशन। एंड लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जब स्टूडेंट ने सारी चीज़ें सीख ली हैं
तो उनको वो अपने माइंड में अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो फ्यूचर में उनका यूज़ कर सके। तो ये होते हैं सारे स्टेप्स। अगर आप अंडरस्टैंड करके याद करोगे तो आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये भी देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल से है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपको पहचान करनी है कौन कौन सा अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? गिविंग लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स बीइंग प्रेजेंटेड। यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव, बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव एग्जाम्पल्स देना फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी टीचर ने प्रेजेंट किए हैं। सेकेंड, प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विथ फोकस ऑन रिमेंबरिंग द बेसिक फीचर्स अंडरलाइंग दैम। यानी कि प्रेजेंट करना फैक्ट्स को क्या फोकस करते हुए उनको रिमेंबर कराना है। थर्ड है गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रॉम्प्टली सप्लाई द नीडेड इन्फॉर्मेशन। यानी कि सप्लाई कर देनी है जितनी ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की उसको। अगला है कंडक्टिंग डिस्कशंस टू एग्जामिन द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एन इशू। यानी कि किसी भी इशू के लाभ और हानियाँ एग्जामिन करना। लास्ट इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू गिव देयर ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंटेड। यानी कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि वो खुद इंटरप्रेट कर सकें फैक्ट्स के बारे में जो भी टीचर ने उनके सामने प्रेजेंट किए। इसको आप पहले हिंदी में पढ़ लीजिए और उसके बाद देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक से पढ़िए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, ठीक से पढ़िए, उसके बाद देखिए कि क्या आंसर होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप लोगों को इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से पढ़कर आंसर कीजिए। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग लेवल की। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने क्या समझा था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब है जब हम दो चीज़ों में कंपेयर करना सीख जाते हैं, उनमें डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हैं, उनकी अच्छाई और बुराई को समझ जाते हैं, वो होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव एग्जाम्पल्स देना। फैक्ट देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फैक्ट लिख रहा है तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, मेमोरी लेवल होगा, बल्कि आपको पूरा जो लाइन लिखी हुई है, ये पूरा जो स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से रीड करना है। यहाँ पर लिख रहा है कि बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव एग्जाम्पल्स देना फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी प्रेजेंट किए गए हैं। तो देखो सिर्फ फैक्ट के मेमोराइजेशन की बात होती तो आपका यहाँ पर मेमोरी लेवल होता, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही है। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विथ फोकस ऑन रिमेंबरिंग। देखो ये आ गया रिमेंबरिंग, और रिमेंबरिंग की बात हम किस में करते हैं? मेमोरी लेवल में। तो बी आपका हो जाएगा कट। अगला है गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रॉम्प्टली सप्लाई द नीडेड इन्फॉर्मेशन। इस ऑप्शन में बात की जा रही है कि जितनी इन्फॉर्मेशन की नीड है इतनी आप सप्लाई कर दो बस। ये भी आपका कहीं ना कहीं मेमोरी लेवल से कनेक्टेड है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। डी देखते हैं, कंडक्टिंग डिस्कशंस टू एग्जामिन द प्रॉस एंड कॉन्स। किसी भी चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में, किसी भी इशू से रिलेटेड उसकी प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा। तो ए भी सही हो जाएगा आपका, डी भी सही हो जाएगा। ए और डी कहाँ लिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो बाकी के सारे ऑप्शंस कट हो जाएंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और देखो लास्ट ऑप्शन जो है इसको भी देख लेते हैं, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू गिव देयर ओन इंटरप्रिटेशन। आप खुद का इंटरप्रिटेशन कब देते हो? जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हो। यहाँ पर भी फैक्ट लिखा हुआ है, तो फैक्ट और फैक्ट देखकर आप ये मत समझ लेना कि ये दोनों तो मेमोरी लेवल से रिलेटेड हैं, बल्कि पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ कर रहे हो, इसीलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, डी एंड ई। लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमने बात की थी 3 लेवल्स की। फर्स्ट इज मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। जो मेमोरी लेवल था वो हमारा थॉटलेस लेवल था, क्योंकि उसमें हम चीज़ों को, फैक्ट्स को सिर्फ मेमोराइज करने पर जोर देते हैं, और ये टीचर सेंटर्ड माना जाता है। किसके द्वारा दिया गया था? हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको थॉटफुल लेवल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम सोचते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों के बीच डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर। किसके द्वारा दिया गया था? मॉरिसन के द्वारा दिया गया था, और इसमें टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों का ही एक्टिव रोल होता है। थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल, इसको बहुत ज़्यादा थॉटफुल लेवल माना जाता है।
किसके द्वारा दिया गया था? हंट के द्वारा। और इसमें कौन एक्टिव होता है? स्टूडेंट एक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल में आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आती हैं, जैसे कि एनालिसिस, सिंथेसिस, क्रिएटिंग, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? आपके रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन अ टीचर एम्प्लॉय टू इनहेंस द rapport एंड कनेक्शन विद स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कक्षा में छात्रों के साथ तालमेल और संबंध बढ़ाने के लिए एक शिक्षक कौन सी रणनीतियाँ अपना सकता है? इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। देखो यहाँ पर क्या बात हो रही थी? तालमेल बिठाना है, अच्छा राबो बिल्ड करना है। और यहाँ पर क्या लिख रहा है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कंट्रोल ऑल टाइम, कट हो जाएगा। सेकंड, शोकेसिंग एक्सटेंसिव नॉलेज एंड स्किल्स इन सब्जेक्ट मैटर। सिर्फ सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर पर फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पर देखो कोई रापो अच्छा बिल्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप एक्सटेंसिव नॉलेज एंड स्किल्स इन सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हो। थर्ड देखते हैं, एज्यूमिंग अ सपोर्टिव गाइडिंग रोल टू असिस्ट स्टूडेंट लर्निंग। छात्रों के सीखने में सहायता करने के लिए एक सहायक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाना, ये बिल्कुल सही लग रहा है। फोर्थ वाला देख लेते हैं, अटेम्प्टिंग टू ब्लेंड इन एज वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लासरूम इंटरेक्शन। कक्षा की बातचीत में छात्रों में से एक के रूप में घुलने मिलने का प्रयास करना, तो ये नहीं होगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं है। बल्कि जो थर्ड वाला है कि छात्रों को सीखने में उनके साथ एक हेल्प करना, उनके गाइड की तरह काम करना और उनका असिस्ट करना, वो होगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मॉडल ऑफ टीचिंग encourages learners to take control of their educational experiences and is usually more exploratory in nature। आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा वो मेथड होगा या कौन सा मॉडल होगा जिसमें हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल। रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल क्या होता है कि जैसे टीचर ने कुछ भी पढ़ा दिया, उसके बाद टीचर रिफ्लेक्ट करता है अपने टीचिंग स्टाइल पर, अपने टीचिंग मेथड्स पर, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ पर कि क्या मैंने सही मेथड यूज़ किया या नहीं किया, मुझसे कौन सी गलतियाँ हुई, मुझे क्या करना चाहिए आगे बेटरमेंट के लिए। वो सब क्या होता है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल। पेडागोजिकल मॉडल, पेडागोजी किससे रिलेटेड होता है? जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो टीचिंग स्किल्स होती हैं। कोऑपरेटिव टीचिंग मॉडल, यानी कि जब आप एक दूसरे का साथ देकर एक दूसरे को कोऑपरेट करके टीचिंग करते हो, वो होता है कोऑपरेटिव टीचिंग मॉडल, जैसे कि टीम टीचिंग। और ये तीसरा वाला है ह्यूरिस्टिक मॉडल। ह्यूरिस्टिक का क्या मतलब होता है? खोज विधि। जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड होता है ना, ऐसे ह्यूरिस्टिक मॉडल जिसमें हम चीज़ों की खोज करते हैं। अब जिन चीज़ों में हम चीज़ों की खोज करेंगे वहाँ पर हम चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जिन चीज़ों को नहीं जानते उनको ज़्यादा अच्छे से गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा ह्यूरिस्टिक मॉडल है, जिसको हम खोज विधि भी कहते हैं, उसमें हम चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्वयं? स्वयं के बारे में आपको बताना है। तो देखो, स्वयं से रिलेटेड आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ स्वयं आया कब, स्वयं में कितने कार्डिनल प्रिंसिपल्स की बात की गई है, इसमें कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की बात की गई है, या आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं स्वयं, स्वयं प्रभा एंड मूक से रिलेटेड, उन सबको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्वयं क्या है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर डिजिटल प्रोग्राम है टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, या फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या फिर एक वेबसाइट का नाम है। तो देखो, जो स्वयं है वो एक ऑनलाइन माध्यम है, किसके लिए? स्टडी के लिए, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसीलिए इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। एक डिजिटल प्रोग्राम है टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। अब इसके बारे में हम जो आसपास की चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। जो स्वयं है, दिस प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वहाँ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम है। डिज़ाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कितने कार्डिनल प्रिंसिपल्स की बात की गई है स्वयं में? तो 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, बल्कि 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स की बात की गई है। और वो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी।
सब बच्चों तक पहुँच हो, इक्विटी सबको बराबरी के साथ शिक्षा दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन गुणात्मक शिक्षा प्रोवाइड की जाए। ये हैं 3 कार्डिनल प्रिंसिपल। द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट्स। स्वयं में 4 क्वाड्रेंट अप्रोच की बात की गई है। 4 क्वाड्रेंट में क्या क्या आएगा आपका? 4 क्वाड्रेंट यानी कि स्वयं पर आपको 4 चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। फर्स्ट इज़ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड। आपको ऑनलाइन मटेरियल मिलेगा जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद आता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विजेस। जो भी आपने पढ़ा समझा उससे रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट के लिए आपके टेस्ट एंड क्विजेस भी कंडक्ट कराए जाते हैं स्वयं पर। उसके साथ ही एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है जो कि आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए होता है। ये होते हैं 4 क्वाड्रेंट स्वयं के। इसके अलावा स्वयं में 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की बात की गई है, जिसको हमने ट्रिक की हेल्प से याद किया था। इजी ट्रिक वाला एक सेक्शन मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को इजी ट्रिक से याद किया था। तो वो आप लोग एग्ज़ाम देने जाने से पहले इजी ट्रिक वाला सेक्शन ज़रूर देखना, हो सकता है कि उसमें से ही आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाएं। ओके, तो इन सारी चीज़ों की बात करता है आपका स्वयं। आगे बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग टीचिंग a teacher's statements that encourage students to elaborate on an answer, either their own or that of others, will be called। देखो, शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के कथन जो छात्रों को अपने स्वयं के या दूसरों के उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको आप क्या कहोगे? ये आपका की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर टीचिंग के दौरान एक टीचर एनकरेज करता है स्टूडेंट को ताकि वो एक आंसर पर पहुंच सकें, किसी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकें, या फिर दूसरों के दिए गए आंसर्स को और ज़्यादा इलेबोरेट करके बता सकें, अगर टीचर इस तरीके से हेल्प कर रहा है, एनकरेज कर रहा है स्टूडेंट्स को, तो आप उसको स्ट्रक्चरिंग कहोगे, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी कहोगे, इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस कहोगे, यानी कि इंगेज कर रहे हो आप लर्निंग प्रोसेस में, या फिर लास्ट होगा प्रॉबिंग। तो देखो, की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर की बात हमने की थी, उसमें हमने समझा था कि जो आपका प्रॉबिंग होता है, प्रॉबिंग को आप कह सकते हो जैसे कि हिंट देना। तो एक टीचर जो प्रॉबिंग करता है, प्रॉबिंग का मतलब है कि किसी बच्चे से टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, उस बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर पता है लेकिन वो दे नहीं पा रहा। अब अगर टीचर उसको आंसर तक पहुंचने में हेल्प कर रहा है, उसको हिंट दे रहा है, उसको मदद कर रहा है, उसको हम कहते हैं प्रॉबिंग। प्रॉबिंग मतलब हिंट देना या मदद करना आंसर तक पहुंचने के लिए, तो वो आपका होता है प्रॉबिंग। और इसीलिए यही चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, जो बच्चों के आइडियाज़ होते हैं उनको एक टीचर स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करता है। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का मतलब है कि एक टीचर अलग अलग टीचिंग मेथड्स यूज़ करता है अपने कॉन्सेप्ट को, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए। और इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस का मतलब है कि बच्चों को पूरी तरह से इंगेज रखना लर्निंग प्रोसेस में। बट यहाँ पर बात आ रही थी कि बच्चों को एनकरेज करना ताकि वो इलेबोरेट कर सकें, किसी आंसर तक पहुँच सकें। इसीलिए सही आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रोबिंग। की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग और हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो की बिहेवियर है उसमें हमारे 5 आते हैं, हेल्पिंग बिहेवियर में भी 5 आते हैं। की बिहेवियर में हमने देखा था, की बिहेवियर का मतलब है कि एक टीचर अच्छे से अच्छा कैसे पढ़ाए। ठीक है, की बिहेवियर का मतलब है कि एक टीचर अच्छे से अच्छा कैसे पढ़ाए बच्चों को। तो सबसे पहला है लेसन क्लैरिटी, यानी कि जो भी वो पढ़ाने वाला है वो पूरी तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए उसके माइंड में। अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए एक टीचर को अपनी टीचिंग के दौरान, तो उसको हम कहेंगे इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। उसके बाद टीचर टास्क ओरिएंटेशन, उसके बाद इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, और उसके बाद आता है स्टूडेंट सक्सेस रेट। इसके साथ ही जो हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है उसमें हमने क्या क्या देखा था। हेल्पिंग बिहेवियर का मतलब होता है कि एक बच्चा अच्छे से अच्छा कैसे सीखे। की बिहेवियर में एक टीचर अच्छे से अच्छा कैसे पढ़ाए, हेल्पिंग बिहेवियर में एक बच्चा अच्छे से अच्छे कैसे सीखे। तो उसमें था यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रॉबिंग एंड टीचर अफेक्ट। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक टीचर स्टूडेंट के आइडियाज़ को यूज़ करे। स्ट्रक्चरिंग, जो बच्चों के आइडियाज़ हैं उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे दे, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उनको अरेंज करे, उसके बाद उनसे क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचने में उनकी हेल्प करे। और टीचर इफेक्ट, यानी कि बच्चों का, टीचर का टीचिंग स्टाइल का बच्चों पर कितना असर हुआ, कितना अच्छे से उन्होंने अंडरस्टैंड किया चीज़ों को।
हमारा 10th क्वेश्चन है मैचिंग से रिलेटेड। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी गई हैं। फर्स्ट लिस्ट में कहा गया है लेक्चरिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड एंड प्रोग्राम्ड लर्निंग। ये कुछ आपको मेथड्स दिए गए हैं। उसके साथ ही जो लिस्ट 2 है वहाँ पर आपको जो दिया गया है उसको आपको मैच करना है लिस्ट 1 के साथ। वर्किंग इन ग्रुप्स, स्मॉल स्टेप्स विद फीडबैक, इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग और प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखो आर्मस्ट्रॉन्ग देखकर आप में से बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा जो ह्यूरिस्टिक मेथड था यानी खोज विधि, उसके जो जन्मदाता थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सी का 4 कहाँ लिख रहा है? 2 में लिख रहा है, तो फर्स्ट वाला कट जाएगा, 4 वाला कट जाएगा क्योंकि सी का 4 यहाँ और यहाँ लिखा हुआ है। बाकी देखते हैं। देखो प्रोजेक्ट मेथड या फिर प्रोग्राम लर्निंग या फिर लेक्चरिंग। लेक्चरिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग होता है, कम से कम टाइम में हो जाता है। प्रोजेक्ट मेथड आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्लेवे मेथड भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन जो लेक्चरिंग होता है वो कम से कम टाइम में पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम सेविंग, तो हमारा लेक्चरिंग रिलेटेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से। तो ए का हो जाएगा 3। आंसर हमें मिल गया, लेकिन बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट में आप क्या करते हो? काम करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो। तो वर्किंग इन ग्रुप्स क्या हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट मेथड। जैसे कि आपको कोई टीचर प्रोजेक्ट देता है कि उस पर आपको काम करना है, उसके वो ग्रुप्स बना देता है, तो प्रोजेक्ट मेथड किससे रिलेटेड हुआ? वर्किंग इन ग्रुप्स। लास्ट बचता है हमारा प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग में क्या होता है? स्मॉल स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक दिया जाता है स्टूडेंट्स को, साथ में स्मॉल स्टेप्स में किया जाता है। तो ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शंस करेक्ट और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि हमने अभी टीचिंग मेथड्स की बात की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो दिया था वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। अगर प्रोजेक्ट मेथड की बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने दिया था या जॉन डेवी ने। तो प्रोजेक्ट मेथड के जो जन्मदाता हैं वो हैं जॉन डेवी, लेकिन इनके ही शिष्य थे किलपैट्रिक। तो पॉपुलराइज्ड की अगर बात की जाए तो आपका सही आंसर होगा किलपैट्रिक, और किसने दिया अगर ये पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जॉन डेवी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर जॉन डेवी नहीं है ऑप्शंस में तो आप मार्क करोगे किलपैट्रिक। किंडरगार्टन मेथड दिया गया था फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। मोंटेसरी मेथड दिया गया था मारिया मोंटेसरी। प्लेवे मेथड दिया गया था हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा। फील्ड मेथड की बात की थी, फील्ड मेथड जिसको पर्यटन विधि भी कहते हैं, पेस्टोलॉजी। डॉल्टन मेथड हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया था। क्वेश्चन आंसर मेथड के बारे में अगर पूछा जाए तो सही आंसर होगा सुकरात। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी किसने दिया था? सुकरात ने। और माइक्रो टीचिंग की बात की थी ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने। सारे इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इप्सेटिव असेसमेंट। इप्सेटिव असेसमेंट से रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो इप्सेटिव असेसमेंट का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि इप्सेटिव असेसमेंट होता क्या है। हमने काफ़ी सारे असेसमेंट की बात की थी। इप्सेटिव असेसमेंट का सिंपली मीनिंग ये होता है कि जब एक स्टूडेंट अपनी करंट जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो प्रेजेंट की जो परफॉर्मेंस है, उसको अपनी जो पुरानी परफॉर्मेंस है उसके साथ अगर कंपेयर करता है, उसको हम कहते हैं इप्सेटिव असेसमेंट। यानी कि सेल्फ इवेल्युएशन करना, अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस और आज की जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करके देखना, वो होता है आपका इप्सेटिव असेसमेंट, जो कि एक स्टूडेंट खुद का करता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो हैं, इट इज़ अ नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। क्या ये एनआरटी होता है, यानी कि नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट होता है, या फिर इट कंपेयर्स इंडिविजुअल्स टू देमसेल्फ अक्रॉस डिफरेंट डायमेंशन। तो देखो जो एनआरटी है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या फिर नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे आपका नेट है, उसको मान लीजिए। नेट में क्या होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर सकते हो कि मेरे 99 परसेंटाइल आया है, उस बच्चे का 98 परसेंटाइल आया है, या फिर मेरा 72% है, उस बच्चे का 88% है। तो आप लोग आपस में एक दूसरे के मार्क्स कंपेयर करते हो। तो जहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच आपस में आप कंपेयर कर पा रहे हो, वो होता है आपका नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। उसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पहले ही ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, क्योंकि इप्सेटिव असेसमेंट में एक स्टूडेंट अपना खुद का असेसमेंट करता है, एक इंडिविजुअल असेसमेंट होता है इप्सेटिव असेसमेंट। लेकिन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हो, तो ये नहीं होगा।
अब ये जो लिखा हुआ है, इट कंपेयर्स इंडिविजुअल्स टू दैम सेल्फ अक्रॉस डिफरेंट डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन से एक इंडिविजुअल खुद की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। इट इज़ यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो देखो एक स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट सेलेक्शन और प्लेसमेंट। अगर किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पहले के अकॉर्डिंग अब अच्छी है, तो आप उसको आगे के लिए सिलेक्शन या प्लेसमेंट का चांस भी बिल्कुल मिल सकता है, तो ये अप्रोप्रिएट है किसके लिए, सिलेक्शन और प्लेसमेंट के लिए, डिसीजन लेने के लिए, तो ये भी सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा रॉन्ग, और आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। इसको आप ठीक से पढ़िए, देखिए, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स इन अ सिमिलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। नेट एग्जाम आप लोग देते हो, जितने भी बच्चे नेट एग्जाम दे रहे हैं वो एक ही ग्रुप में आएंगे, ठीक है, सिमिलर ग्रुप और सिमिलर पॉपुलेशन उनको कहा जाएगा। तो आपस में कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, किसमें, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में, जबकि इप्सेटिव असेसमेंट ऑन दी अदर हैंड कंपेयर्स द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू देयर ओन पास्ट परफॉर्मेंस। अगर एक स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है अपनी खुद की पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, उसको हम कहते हैं इप्सेटिव असेसमेंट। इसीलिए जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन था नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, वो हो जाएगा गलत, ठीक है। दिस मीन्स दैट इप्सेटिव असेसमेंट डजंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग रिलेटिव टू देयर पीयर्स। यहाँ पीयर्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा है, बल्कि अपना खुद के साथ खुद की परफॉर्मेंस को वो कंपेयर करके देख रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, क्योंकि ये रिवीजन क्लास की तरह भी आप लोग ले सकते हो, तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज एनआरटी और सीआरटी से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो एनआरटी जिसको हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इसका क्या मतलब होता है, द नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट। एनआरटी को आप मान सकते हो नेट, जैसे आप नेट का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, तो इसको आप मान सकते हो नेट। और जो सीआरटी होता है उसको आप मान सकते हो सीटेट। सीटेट का एग्ज़ाम आप में से काफ़ी लोगों का क्वालिफाई होगा। तो नेट में जो है 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट का आपस में कंपेयर हो सकता है, तो जिसमें आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो दूसरे स्टूडेंट के साथ, अदर स्टूडेंट के साथ, वो होता है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ये बिल्कुल मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन है इसका, ताकि आपको याद रहे एग्जाम में। और जो सीआरटी होता है जिसको हम कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, इसमें क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू ए सेट ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड। क्राइटेरिया से आपको याद रखना है कि पहले से कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, और उस पर कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। जैसे सीटेट में आपका क्राइटेरिया डिसाइड है कि आपके आउट ऑफ 150 90 मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। यहाँ आपका दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं हो रहा है, बल्कि जो क्राइटेरिया तय किया गया है उस पर आपको कंपेयर किया जा रहा है कि क्या आप वो क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो या नहीं। तो जिसमें पहले से स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं, क्राइटेरिया लगा दिया जाता है, वो होता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। क्राइटेरिया सी से शुरू है तो आप याद रखोगे सीटेट, एनआरटी एन से शुरू है तो आप याद रखोगे नेट। ऐसे आप लोग एग्जाम में कनेक्ट करके और आंसर करेक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको पढ़ लेना, हिंदी वाले भी आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी फॉलोइंग 2 सेट्स, यहाँ पर 2 सेट दिए गए हैं, सेट 1 एंड सेट 2। आपको सेट 1 को मैच करना है सेट 2 के साथ। सेट 1 में दिया गया है इवैल्यूएशन सिस्टम एंड सेट 2 में बात की गई है उसके फीचर्स की। सेट 1 में कौन कौन से इवैल्यूएशन सिस्टम दिए गए हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। तो एनआरटी और सीआरटी की बात हमने अभी की थी, और फॉर्मेटिव और समेटिव का मतलब हम अच्छे से जानते हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे से। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का हमारा कीवर्ड था जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि टीचिंग लर्निंग के दौरान ही जो टीचर करता है वो होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे कि एक टीचर क्वेश्चन आंसर कर रहा है अगर आपसे क्लास में, तो वो क्या होगा, आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन का हमारा कीवर्ड था जिसमें कि जो एंड में होता है और जिसमें फाइनल जजमेंट दे दिया जाता है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि बच्चा पास है या फेल है।
आगे प्रमोट करना है या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों की बात हम करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन में। तो फाइनल जजमेंट की जहाँ बात आएगी वो होगा आपका समेटिव इवैल्यूएशन। और देखो इस ऑप्शन में ही लिख रहा है जजिंग। तो अगर हम समेटिव इवैल्यूएशन वाले से स्टार्ट करें तो हमारा सेकंड का यानी बी का आंसर हो जाएगा जजिंग लर्निंग स्टैंडर्ड। बी का अगर 5 लिख रहा है कहीं तो देखिए कहाँ लिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही लिख रहा है। एक ही से आपका आंसर आ गया, लेकिन बाकी के भी देख लेते हैं। ये होती है इंपॉर्टेंस कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए आप लोग कीवर्ड्स याद रखा कीजिए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का क्या होगा, आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग के दौरान ही चलता रहता है। तो वहाँ पर एक टीचर और स्टूडेंट दोनों के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें। एक टीचर अपने टीचिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट कर सके और स्टूडेंट अपने लर्निंग में इम्प्रूवमेंट कर सके। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब सी देख लेते हैं। नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग का क्या मतलब होता है। हमने देखा था नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग यानी कि नेट। मैंने क्या कहा था आपसे, नॉर्म रेफरेंस्ड एन फॉर नॉर्म और एन फॉर नेट। नेट में आप क्या करते हो, अपना कंपेयर करते हो दूसरे स्टूडेंट के साथ। आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो बिकॉज आपका रिजल्ट आता है तो आप लोग कंपेयर करते हो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, आपके कितने मार्क्स आए, तो कंपेयर करते हो। तो कंपेयर करने की जहाँ पर बात होगी वो होगा आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। सिर्फ कीवर्ड से आपको आंसर मिल जाएगा, पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत बार। तो आपका सी का क्या हो जाएगा 1। लास्ट बचता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड पहले से तय कर देते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया हमारा कीवर्ड था, तो क्राइटेरियन रेफरेंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखो कीवर्ड्स की ही हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आपको करना है एग्जाम में। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। आपको बताना है कि इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा। इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है, समावेशी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कन्फॉर्म टू स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कि एक ऐसा क्लासरूम जहां स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुरूप काम करें। सेकेंड है द क्लासरूम वेयर ओनली स्टूडेंट्स ऑफ ए सर्टेन एथनिसिटी आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन। यानी कि कुछ निश्चित जाति के लोगों को ही क्लासरूम के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी जाती है। क्या ऐसा होता है हमारे इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। थर्ड ऑप्शन इज ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर डिस्करेज्ड फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन। तो देखो ये तो बिल्कुल ही कट हो जाएगा कि डिस्करेज कर रहे हो आप कि आप क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। ए क्लासरूम वेयर ऑल दीज स्टूडेंट्स आर एनकरेज, जहाँ सारे स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जा सकता है ताकि वो शेयर कर सकें अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस को, अपने पर्सपेक्टिव को। तो यही तो होता है हमारे इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो देखो इसको आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए, ठीक से हिंदी में भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए। यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आंसर क्या हो जाएगा, एक ऐसी कक्षा जहाँ सभी छात्रों को अपने अनुभव, अपना दृष्टिकोण शेयर करने के लिए एनकरेज किया जाता है, वही हमारा होगा सही आंसर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व्स एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व करता है कि एनकरेज किया जाता है स्टूडेंट को इसमें, ताकि वो क्रिटिकली सोच सकें एंड रिफ्लेक्ट कर सकें अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस पर। क्या ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। उसके बाद है टीचिंग एट द मेमोरी लेवल इन्वॉल्व्स रोट मेमोराइजेशन। मेमोरी लेवल पर रोट मेमोराइजेशन इन्वॉल्व होता है और उसके साथ ही डजंट एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। तो बिल्कुल सही बात है, मेमोरी लेवल में आपको कोई क्रिटिकल थिंकिंग का एनकरेजमेंट नहीं करते हो, बल्कि रोड मेमोराइजेशन पर फोकस किया जाता है। तो आपका स्टेटमेंट 2 हो जाएगा करेक्ट। स्टेटमेंट 1 हमारा सही होगा या गलत, ये सोचिए आप लोग। देखो स्टेटमेंट 1 हमारा गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है और हम रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग ये दोनों किस चीज़ में करते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल में। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कंपेयर करते हैं आपस में, वो होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। लेकिन क्रिटिकली थिंकिंग और रिफ्लेक्शन की बात आती है हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग में या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा फॉल्स और स्टेटमेंट 2 हो जाएगा ट्रू। आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। हिंदी में भी आप लोग पढ़ लीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ राम इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्सेप्ट। राम एक लड़का है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कुछ कॉन्सेप्ट को इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ कॉन्सेप्ट को एक राम लड़का है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, एंड इज़ कॉन्टिन्यूसली परफॉर्मिंग पुअरली, और इसीलिए वो लगातार पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है उस सब्जेक्ट में। विच वैल्यूएशन टेस्ट विल हैव टू बी कंडक्टेड टू नो द कॉज ऑफ हिज डिफ़िकल्टीज। तो आप कौन सा इवैल्यूएशन मेथड यूज़ करोगे उसकी डिफ़िकल्टी के कारण को जानने के लिए? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो देखो कीवर्ड मैंने आपको बताया था, सारी इवैल्यूएशन के मैंने आपको कीवर्ड बताए थे। यहाँ पर आपको क्या पता लगाना है कि उसकी जो डिफ़िकल्टी है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका कॉज़ क्या है। और जब भी आप प्रॉब्लम के कॉज़ को जानने की कोशिश करते हो, प्रॉब्लम की कारण को जानने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नैदानिक मूल्यांकन, क्योंकि आपको निदान करना है उसकी प्रॉब्लम का। ठीक है, तो आप पहले डायग्नोस करोगे, जानोगे कि इसकी जो प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है, इसीलिए आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ये था आज का क्लास, यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आगे की क्लासेस में हम रिसर्च एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग को भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आगे मैं और अच्छा कंटेंट ला सकूं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। आप लोग अपना सजेशन भी दे सकते हो कि आप किस टॉपिक पर चाहते हो कंटेंट, क्या आप लोग चाहते हो अपने एग्ज़ाम से पहले, वो भी मुझे बता सकते हो। मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।